हेलो एंड वेलकम साथियों, मैं हूं दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सीरीज आपके आने वाले जेकेएसबी जेकेपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी विद हेल्प ऑफ दीज एमसीक्यूज आपका पूरा पूरा कवर हो जाएगा। तो जो साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कितना टाइम जो है, कितना समय लगा था। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए 1 year 10 months 12 days, ऑप्शन बी 2 years 10 months 5 days, ऑप्शन सी 2 years 11 months 18 days, ऑप्शन डी 3 years 6 months एंड 7 days। कितना टाइम लगा था आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? तो अगर आपको याद होगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आना चाहिए। जब आपके पास कमेंसमेंट के टाइम पर जब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बनाया गया, तो उस समय क्या क्या था, नोट कर दीजिए सर। आपके पास लगभग 395 आर्टिकल्स, क्योंकि ये चीज़ें सर आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, तो एड ऑन करते जाइए। 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एट दैट टाइम हम बात करें, और 8 शेड्यूल्स थे। आज कितने शेड्यूल्स हैं सर, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के देंगे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर इंडिया। बताइए सर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो आपके पास इंडिया में आई है, तो इसका आइडिया आपको कहाँ से मिला है? क्या साइमन कमीशन से मिला है, राजा जी फार्मूला से मिला है, कैबिनेट मिशन प्लान से मिला है, या वेवल प्लान से मिला हुआ है? चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। एग्जामिनेशन में रिसेंटली पूछा गया था कि विच आर फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान ने ही आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने के लिए इंडिया में 1946 1946 में। ये सर, ये डेट आपको याद रखनी होगी, जब आपके यहाँ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो अटली साहब थे, उन्हें फॉर्मुलेट किया था एक कैबिनेट मिशन इंडिया में। राजा जी फार्मूला की बात करेंगे, इसको फॉर्मुलेट किया था सी राजा गोपालाचार्य ने। किस लिए? ताकि जो पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, जो मुस्लिम लीग थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इनके बीच में जो डेडलॉक हो गया था, उसको तोड़ने के लिए राजा जी जो आपके पास राजा गोपालाचार्य थे, इन्होंने फार्मूला दिए थे, जिसको अपने राजा जी फार्मूला का नाम देते हैं। वेवल प्लान की बात करेंगे तो 1945 में वेवल प्लान का जिक्र आता है। 1945 में वेवल प्लान बेसिकली आपके पास वो गुफ्तगू थी, वो बातें थी बिटवीन दीज टू पॉलिटिकल पार्टीज, यही जो आपके पास आखिर मुस्लिम लीग हो गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई। तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात आएगी तो उसके लिए करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? कैबिनेट मिशन प्लान। ये बाकी चीज़ें हम आपको साथ एड ऑन कर रहे हैं। साइमन कमीशन के लिए आप बात बोलेंगे सर किस साल में हुआ था और कितने मेंबर्स इसमें थे। चलिए जी, क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय। ये पहले तो इंपॉर्टेंट है कि आप ये डेट जो है 26 नवंबर 1949, ये डेट तो आपने पहले याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो है एनेक्ट किया गया था इस डेट पर। आपको बोलना है कि एनेक्ट किसके माध्यम से किया गया था। योर ऑप्शंस आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या आपके पास ब्रिटिश पार्लियामेंट। बताइए जी। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि आपको पता है जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इट वाज एनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। किसने किया था सर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया था। और ये फोर्स में कब आया था? और ये आपके पास जो यही जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये चीज़ें आप लोग याद रखनी है। अनेक्ट जो है ये आपके पास 26 नवंबर 1949 को किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तब कौन से प्रेसिडेंट थे ये भी आप लिख के देंगे। दूसरी बात, ये आपके पास फोर्स में कब आता है? 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इसकी पहली मीटिंग कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 में की गई थी, 15 अगस्त 1947 को की गई थी, 9 दिसंबर 1947 को की गई थी, या 19 नवंबर 1949 को की गई थी। तो बहुत बेसिक सवाल है और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो डेट याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946। सर ये वो वाला दिन था जब पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इसकी मीटिंग आपको देखने को मिली थी। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन के ऊपर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड बाय विच आर द फॉलोइंग डेट। आपको बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कंप्लीट कब हुआ था। ठीक है जी, इसकी कार्रवाई कंप्लीट कब हुई थी? ऑप्शंस क्या हैं?
सर 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी फरवरी 11 1948 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए जी। ऑलरेडी सर ये डेट आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके थे अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर? 26 नवंबर 1949। दिस वाज अ डेट व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड। ये चीज़ें आपने याद रखनी है सर, 1949। ठीक है जी। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मेड बाय। ये जो प्रपोजल रखा गया था ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया जा सके एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के माध्यम से, सर ये प्रपोजल किसने रखा था? क्या ये साइमन कमीशन ने रखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने रखा था, क्रिप्स मिशन ने रखा था, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन ने रखा था? बताइए सर, ये प्रपोजल आपके पास किसने रखा था? क्या साइमन कमीशन ने रखा था? सर नहीं, ये बात तो साइमन कमीशन ने हमें नहीं बोली थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसका जिक्र नहीं मिलता है, क्रिप्स मिशन में इसका जिक्र नहीं मिलता है। हाँ जी, अगर आप बात करेंगे ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन जो थी उन्होंने इसका सुझाव, इसका प्रपोजल दिया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप याद रखेंगे। सीख रहे हैं तो साथ साथ आप दो जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन 7 आज की क्लास का। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन ए राइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म? किसके ये अल्फाज हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट हैज़ नॉट बीन सेट इन ए राइट मोड ऑफ फेडरलिज्म? क्या ये आपके पास डी बासु के अल्फाज हैं, के एम मुंशी के अल्फाज हैं, बी आर अम्बेडकर के अल्फाज हैं, या आपके पास ए के अय्यर के अल्फाज हैं? तो ऐसे अगर आपके पास अल्फाज पूछे जाएंगे तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी ए के अय्यर, जो कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इंडिया में, मद्रास से सारे बिलोंग करते थे। क्वेश्चन 8, हु आर द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस, बी आर अम्बेडकर साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, राजेंद्र प्रसाद जी, या आपके पास सीरी देशमुख जी, इनमें से किसने सर जो आपके पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसका मूव किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? और माना जाता है कि यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है यही आगे चलकर प्रिम्बल का जो शेप है वही ले रहा है। ये चीज़ें आप एड ऑन कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन अगर आप नाम से पूछा जाएगा हु आर द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो नन अदर देन आपके जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का। द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज? जो आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके सरबराही कौन कर रहे थे मेरे दोस्त? अगर आपको याद होगा जी सर अम्बेडकर साहब कर रहे थे। तो आपको पूछा गया है कि इसमें कितने मेंबर्स थे। अच्छा क्वेश्चन है सर, कितने मेंबर्स थे? देखिए सर, अम्बेडकर साहब तो इसके चेयरमैन थे, इसके अलावा 6 और मेंबर थे। टोटल कितने हो गए सर? 7 मेंबर्स हो गए। तो हमेशा जब भी आपके पास ड्राफ्टिंग कमेटी की बात आ जाएगी तो आप याद रखेंगे इसमें आपके पास 7 मेंबर्स थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, जो आपके पास ड्राफ्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसने बनाया था? क्या बी एन राव ने बनाया था जो के पास एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को? सर अलादी कृष्णाचार्य अय्यर जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी के? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनियन लॉ मेंबर, या आपके पास जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे? तो करेक्ट आंसर का क्या आना चाहिए? नन अदर देन सर बी एन राव एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, क्वेश्चन 11 आपके स्क्रीन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन पर गौर फरमाइए। पहला आपके पास स्टेटमेंट बोला गया है देयर रिप्रेजेंटेटिव्स वायर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूंट्स। जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स इनको आपने 4 कॉन्स्टिट्यूंट से इलेक्ट करना था। कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन में से। दूसरा आपके पास बोला गया है चेयरमैन जो थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरी बात बोली गई है कि जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो आपका 389 थी। चौथी बात बोली गई कि जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स। आपको बताना है कि इन 4 में से कौन कौन बात जो है सच है। बताइए सर, क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे के सारे आपके पास सही है? क्या आपके पास पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है? क्या तीसरा अकेला सही है? क्या पहला अकेला सही है? देखिए सर, पहले में बात क्या बोली गई है? सर एक एक करके डिकोड करते हैं चीज़ों को, क्योंकि इनसे आपके पास चीज़ें बिल्कुल रिवाइज हो जाएंगी। पहले में बोला गया है कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स इनको इलेक्ट किया जाता है 4 कॉन्स्टिट्यूंट से। बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि अगर आपको याद होगा जो सीटें से अलाउड की गई थी ब्रिटिश प्रोविंस को कहाँ की तरफ? सर 3 प्रिंसिपल कमिटीज़ थी। एक तो मुस्लिम हो गए, दूसरे सिख्स हो गए, इसके बाद जो बाकी बचे हुए थे मुस्लिम और सिख्स को छोड़ के जनरल में कैटेगरी में आते थे। तो यहाँ 4 का जिक्र हो रहा है, तो मतलब पहला स्टेटमेंट सर गलत है। दूसरी बात क्या बोली जा रही है? जो चेयरमैन थे
यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? नहीं सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। जो आपके यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके जो सरबराह थे, उसके जो चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी बात भी गलत हो गई। टोटल स्ट्रेंथ क्या 389 थी? सर बिल्कुल सर, ये आपके पास 389 स्ट्रेंथ जो बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट में करेक्ट है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो सर उसके सरबराही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन क्या इसमें 8 मेंबर थे? नहीं नहीं सर, अभी हमने पीछे पढ़ लिया, इसमें 7 मेंबर थे। इसका मतलब पहला, दूसरा और चौथा सारे के सारे गलत हैं, सिर्फ तीसरा सही है। ओनली 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बताइए सर, इस क्वेश्चन के माध्यम से कितने सारे टॉप के जवाब के जो हैं वो रिवाइज हो गए। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। क्वेश्चन 12 बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है सर। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। मतलब आपके पास ये कुछ कॉन्स्टिट्यूंट आपके पास असेंबली की कमेटी दी गई है, यहाँ आपके पास इसके चेयरमैन दिए गए हैं, आपको मैच करना है। बताइए जब आपके पास स्टीयरिंग कमेटी थी, इसके सरबराह कौन थे? फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जो थे इसके सरबराह कौन थे? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थे इसके सरबराह कौन थे? और जो आपके पास प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थे इसके सरबराह कौन थे? देखिए सर कैसे आप करेंगे। जो अभी आपने पढ़ लिया कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी, या आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है इसके सरबराह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। सी का आंसर 4 के साथ आना चाहिए। या तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा या तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्योंकि ये चीज़ आपने कहाँ क्यों बोले, हमने सी को क्यों टारगेट किया? क्योंकि अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन पढ़ लिया। जब आप पिछले क्वेश्चन पढ़ लिया तो उम्मीद करेंगे आपको याद रहा होगा। दूसरी बात, जो आपके पास बात हो रही थी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की, तो इसके सरबराही कौन कर रहे थे? सर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। मतलब डी का रिलेशन 1 के साथ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। क्यों सर? अगर आपको याद होगा चीज़ें कि आपके पास जो पहली कमेटी जो दी गई है स्टीयरिंग कमेटी, इसके जो सरबराही कर रहे थे वो आपके पास हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। जो कि फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी बनाई गई थी, इसकी सरबराही आपके पास जे.बी. कृपलानी साहब कर रहे थे। तो जे.बी. कृपलानी साहब ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके लिए तो आपने जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रख दिया। और जो आपके पास प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी इसके लिए आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गई। ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्वेश्चन 13, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन पर गौर फरमाइए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि डॉक्टर सचिंद्र नाथ सिन्हा जो थे इन्हें इलेक्ट किया गया था प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। दूसरी बात आपके पास दी गई है कि एस.सी. मुखर्जी जो है इनको इलेक्ट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आपने बताना है कि दोनों में से बातों में से कौन सी बात सही है। क्या पहला स्टेटमेंट कहला सही है? क्या दूसरा स्टेटमेंट कहला सही है? क्या दोनों सही है? कि दोनों में से कोई भी बात सही नहीं है? देखिए सर एक एक करके समझते हैं। जो आपके पास डॉक्टर सचिंद्र नाथ सिन्हा थे उनको इलेक्ट किया गया था प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, माना गया है कि आगे चल के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बुजुर्ग होने के नाते सबसे पहले इनको ही सर ये प्रेसिडेंट का खिताब दिया गया था, अच्छी बात है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल 16 आने सही है। दूसरी बात, जो एच.सी. मुखर्जी थे उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, सर ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोल रहा है कि नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन पर फिर से गौर फरमाइए आप। पहली बात क्या बोली गई है, किसके रिलेटेड बात हो रही है सर? जुडिशियल सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश ने इंडिया में, किसके बारे में बात हो रही है? अबाउट द जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इन इंडिया। पहली बात, ए जुडिशियली यूनिफाइड इंडिया। दूसरी बात, द ब्रिटिश एस्टेब्लिश ए न्यू सिस्टम ऑफ लॉ थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनेक्टमेंट एंड रेलिवेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कस्टमरी लॉज। ऑप्शन जो स्टेटमेंट थर्ड है वह इन जनरल द ब्रिटिश टेंडेड टू अवॉइड द कस्टमरी लॉज ऑफ इंडिया। देखिए सर आपने बताना क्या है कि आपने बताना है इनमें से करेक्ट कौन कौन सी बात है। देखिए जो आपके पास जब आप जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश की बात करेंगे तो इट जुडिशियली यूनिफाइड इंडिया, पहली बात तो बिल्कुल सही है। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश ए न्यू सिस्टम ऑफ लॉ थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनेक्टमेंट एंड रिलीवेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टमरी लॉ, सर ये बात भी बिल्कुल सही है। इन जनरल ब्रिटिश टेंडेड टू अवॉइड कस्टमरी, नहीं सर अवॉइड नहीं कर रहा था वो, बल्कि ये तो ऑब्जर्व कर रहा था कस्टमरी लॉज ऑफ इंडिया। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है सर, पहला और दूसरा सही है, डेट इज ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 15, सर ऐसे क्वेश्चन लाने का मकसद सिर्फ इतना ही है क्योंकि इनके माध्यम से इनके ऑप्शन जब आप बेहतर तरीके से समझेंगे आपके बहुत सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन 15 में बात हो रही है कि पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपने बोलना है सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट आपके पास दिया गया है कि द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1946। दूसरा स्टेटमेंट आपके पास दिया गया है द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसी स्टेट्स। थर्ड स्टेटमेंट आपके पास दिया गया है जो डिस्कशन से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक। जो फोर्थ आपके पास दिया गया स्टेटमेंट, इन ऑर्डर टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशंस वर सोलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक। बताइए सर इनमें से कौन कौन सी बात जो है बिल्कुल सही है। देखिए सर पहली बात अगर देखें द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ
प्रोविंशियल इलेक्शन 1946, सर ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा है बिल्कुल बात सही है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशन को वायर सोलिसाइटेड फ्रॉम द पब्लिक, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब दो और तीसरे में आपके पास कंफ्यूजन हो सकती है। दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? दूसरे में बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसली स्टेटस। लेकिन अगर आप गौर से पढ़ेंगे, जब फॉर्मेशन हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उसमें ये बातें बोली गई थी कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1946 जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे वो बनाए गए थे, और इसके साथ साथ जो ओपिनियन थे इनवाइट किए गए थे लोगों से, पब्लिक से, टू इन्वॉल्व सेंस ऑफ मास पार्टिसिपेशन। जिसका मतलब दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सर इसमें गलत है। पहला और चौथा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। पहला भी सही है, चौथा भी सही है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है। ठीक है जी। क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। बात हो रही है द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया कन्वेंट टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए सब कमिटी हेडेड बाय द गोपीनाथ बरदौली। ठीक है जी, एक सब कमेटी बनाई गई थी गोपीनाथ बरदौली की सरबराही में। कौन सी रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी? पहली बात बोली गई है जो 5th शेड्यूल है फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटेरियर आसाम ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ के लिए। दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ऑल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम। नंबर 3rd बात बोली गई है 6th शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटेरियर आसाम ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़। नंबर 4th बात बोली गई है कि डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बात किसकी हो रही है सर? जो आपका सब कमेटी बनाई गई थी गोपीनाथ बरदोही की सरबराही में। तो अगर आपको याद होगा कि जो आपके पास डिमार्केशन टेरिटरीज हो रही थी किसकी? नॉर्थ इंडिया की, उसके लिए सर ये बात जो है इन्होंने बोली थी। बाकी सारे इसमें रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो सब कमेटी थी जिसको गोपीनाथ बरदोही सरबराही कर रही थी, इसको अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा ताकि रिकमेंड किया जा सके फ्यूचर पैटर्न क्या रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरियाज़ की। तो ओनली 4 दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर फिर से मैच द फॉलोइंग आपने करना है कि कुछ पर्सन्स आपके पास पहले कॉलम में दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में आपके पास रोल ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसके बारे में बोला गया है। तो आप बोलिए सर इनके बारे में क्या क्या से बात सही है? राजेंद्र प्रसाद, दूसरा आपके पास कृष्णमाचार्य बोला गया है, HC मुखर्जी के बारे में बात हो रही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बात हो रही है। मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी, वाइस चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए सर अभी भी आपने पढ़ लिया हमारे साथ पीछे, क्या पढ़ लिया कि डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है, उनका रिलेशन किसके साथ आ रहा है सर? वो ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ आ रहे हैं। मतलब डी का रिलेशन 3 के साथ आ रहा है। डी का रिलेशन 3 के साथ आ रहा है, या तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा या तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या पढ़ लिया सर? इसके बाद आपने पढ़ लिया हमारे साथ कि राजेंद्र प्रसाद जो थे उसका रिलेशन किसके साथ आ रहा है सर? चेयरमैन थे वो आपके पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ठीक है जी, तो ए का रिलेशन सर जो है आपके पास 2 के साथ आ रहा है, क्योंकि वही आपके पास प्रेसिडेंट बने थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वही प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, इसीलिए सर हम ए का रिलेशन 2 के साथ ले लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए सर आप बात मानेंगे, आप इस तरह से पढ़ेंगे कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना था इसे ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, सेटअप किया गया था अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ऑन 16 मई 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपके पास प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाए गए थे। जो आपके पास कृष्णमाचार्य की बात करेंगे वो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। जो आपके पास हरिंद्र कुमार मुखर्जी थे, HC मुखर्जी का फुल फॉर्म आपके पास हरिंद्र कुमार मुखर्जी आ रहा है, वो आपके वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया के। और इसके साथ साथ आपके पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ रहे हैं। और BR अम्बेडकर की बात करेंगे तो वो आपके पास चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। ठीक है जी, तो आपके ऑप्शन किस तरह से बन के आ जाएंगे कि ए का रिलेशन, सर ए का रिलेशन किसके साथ आ रहा है? ए जो है वो आपके पास 2 के साथ रिलेटेड आ रहा है। बी के बारे में बात करेंगे, बी ए के साथ रिलेटेड आ रहा है। सी के बारे में बात करेंगे, सी 4 के साथ रिलेटेड आ रहा है। और डी जो है डी 3 के साथ रिलेटेड आ रहा है। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 18 द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज फ्रेम्ड ओनली प्रोवाइडेड ए मिशनरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था सिर्फ एक फ्रेम करा था, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जो तब बनाया गया था, ये सिर्फ प्रोवाइड करता है मिशनरी फॉर गवर्नमेंट ऑफ कंट्री के लिए। इट्स नॉट ए कंट्रीवेंस टू इंस्टॉल एनी पर्टिकुलर पार्टी इन पावर एज हैज़ बीन डन इन सम कंट्रीज। हु शुड बी इन पावर इज लेफ्ट टू डिटरमाइनड बाय द पीपल एज इट मस्ट बी
इफ़ द सिस्टम इज़ टू सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो ऊपर आपके पास अल्फाज दिए गए हैं ये किसके अल्फाज हैं? द वो पैसेज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट इज एट्रीब्यूटेड टू, तो ये अल्फाज किसके थे सर? नन अदर देन डॉक्टर BR अम्बेडकर के थे। ठीक है जी। 29 अगस्त 1947 को जब आपके पास ड्राफ्टिंग कमेटी जो है अपॉइंट की गई थी, BR अम्बेडकर उसके चेयरमैन रखे गए थे। 6 और 7 मेंबर रखे गए थे, टोटल आपके पास 7 मेंबर्स थे। कभी कभी आप मेरे दोस्त पूछा जाएगा कि 7 मेंबर कौन कौन थे। एक तो आपने BR अम्बेडकर का नाम तो याद रखा ही रखा है, उसके साथ आपके पास पंडित गोविंद बल्ला पंत आते हैं, KM मुंशी साहब आते हैं, अलादी कृष्णाचार्य अय्यर आते हैं, N गोपाला स्वामी अय्यर आते हैं, BL मित्तर आते हैं और मोहम्मद आपके पास जो सदुल्ला साहब थे वो, ये सारे के सारे मेंबर्स आते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नीचे दिए गए में से कौन से अब मेंबर नहीं थे? अब आपने पढ़ लेना है क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, सारे के सारे हमने याद करा दिए। क्या अम्बेडकर साहब थे? बिल्कुल सही, तो चेयरमैन ही थे। मुंशी साहब के बारे में हमने बात कर दी, कृष्णाचार्य अय्यर की बात कर दी। ठीक है जी, ये आपने याद रख लेना है। क्या महात्मा गांधी थे? सर महात्मा गांधी इसमें नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिम्बल। जो आपका प्रिम्बल आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड स्टेट विच आर फॉलोइंग जो है करेक्ट है। पहला जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था, अल्टीमेटली बिकेम द प्रिम्बल, इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपके पास जिक्र किया था। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि गलत है, या आप हमें बताएंगे? ठीक है जी, तो ये बात तो सर बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही है। दूसरे के बारे में बात देखेंगे, इट्स नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, तो ये क्या है? ये जस्टिसेबल नेचर में है। सर ये बात भी बिल्कुल सही है, इट्स नॉट जस्टिसेबल नेचर, ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड बात बोले कैन नॉट बी अमेंडेड, ये अमेंड नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सर ये बात गलत है क्योंकि इसको अमेंड हम कर सकते हैं, इसको अमेंड हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो आपके पास इसके जो बेसिक फीचर्स हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आपके पास केशवंता भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो आपके पास प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो आपके पास पार्ट्स प्रिम्बल में आ रहे हैं विच कंटेन बेसिक फीचर्स कुड नॉट बी अमेंडेड, उनको छोड़ के बाकी चीज़ें इसमें सर अमेंड की जा सकती हैं, इसकी गुंजाइश है। तो केस कौन सा आप याद रखेंगे? जो आपके पास केशवंती भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस है, इसके लिए आप याद रखेंगे। इट कैन नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी में आ रहे हैं। थोड़े में बोला गया इट कैन नॉट बी अमेंडेड, अमेंड नहीं कर सकते हैं, ये बात बोला गया है, लेकिन हमें पता है सर जिसके जो बेसिक फीचर्स हैं उनको छोड़ के बाकी चीज़ें इसमें अमेंड की जा सकती हैं, गुंजाइश है। 21 क्वेश्चन, द प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म। आपने बताना है जो आपके पास प्रिम्बल आ रहा है 1949 में, ठीक है, जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है 26 नवंबर 1949 को जब आपके पास इनेक्ट किया गया था, तब आपके पास प्रिम्बल में कौन से अल्फाज इसमें नहीं थे? क्या सोशलिस्ट इसमें अल्फाज नहीं था? क्या सेकुलर नहीं था? इंटीग्रिटी नहीं थी? रिपब्लिक नहीं था? देखिए सर, इंडिया तो रिपब्लिक पहले से था, रिपब्लिक तो वोट था। जहाँ भाई 4 आ रहा है 4 कैंसिल आउट कीजिए, 4 कैंसिल आउट कीजिए, 4 कैंसिल आउट कीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप डायरेक्ट आंसर पहुँच सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर आउट करके, क्योंकि आपको पता है सर जब आपके पास 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है सर, याद रखना है सर, बहुत सारी बातें इसमें हुई हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में सर आपके पास 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी प्रिम्बल में इंक्लूड किए गए थे। रिपब्लिक तो हम पहले से थे, तो करेक्ट आंसर क्या कहना चाहिए सर? 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर, सीख रहे हैं तो साथ साथ आप दो जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आप FA की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताते चलें कि जो आपके मैथमेटिक्स की रिवीजन सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, गुजारिश करेंगे 1 शॉट में हमने पूरे का पूरा सेट्स आपको पढ़ा दिया है, चलिए वो भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर चलिए फिर से यही क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी कौन कौन से थे। वल्लभ भाई पटेल इसमें थे, जवाहरलाल नेहरू थे, कृष्णाचार्य अय्यर थे, सरदार पटेल थे। बोली सर इनमें से कौन से हु आर अमंग मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए सर कौन से थे इनमें से मेंबर? अगर आपको याद होगा तो इसके मेंबर कौन से थे? नन अदर देन अलादी कृष्णाचार्य अय्यर, क्योंकि अब पीछे आपने पढ़ लिए, जो बाकी मेंबर्स थे वो आपने हमारे साथ पढ़ लिए। 23 क्वेश्चन, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है सर, एसेसरेशन दी गई है और आपके पास रीजन बोला गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन, जो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है सबसे लंबा बना गया था।
रीजन बोला गया जो चैप्टर थे फंडामेंटल राइट्स के, इनको बारो किया गया था फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है इनमें से दो बातों में से क्या पहले स्टेटमेंट ट्रू है और जो रीजन दिया गया है क्या वो भी ट्रू है, और अगर दोनों ट्रू हैं तो ये बताना है आपने कि जो सेकंड है क्या ये पहले का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन, ये बात बिल्कुल सही है। जो फंडामेंटल राइट से हमने बारो किए थे मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात भी सही है, लेकिन दूसरा पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इसलिए आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 24 आपके स्क्रीन के ऊपर, द आइडिया ऑफ प्रिम्बल हैज़ बीन बारोड इन इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द, आपने बताना है कि जो आइडिया आ रहा है, एक सेकंड हमें दीजिए सर, एक सेकंड, ठीक है जी। आपने बताना है कि जो आइडिया है प्रिम्बल का, ये बारो किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ से, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, क्या इटली से लिया गया था, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, या यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इसका जिक्र आ रहा है। अगर आपको पता होगा कि इंडिया जो आइडिया है आपके पास प्रिम्बल का, ये कहाँ से बारो किया गया था, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, डेट इज ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 25, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, क्या ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, यूके में, बेल्जियम में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, या स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है जी, बिल्कुल सर, यूके के बारे में बहुत सारे दोस्त जा रहे हैं, और बिल्कुल सही आंसर अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पर आपके पास 0.25 मिलेंगे, वो भी निगेटिव में मिलेंगी, इससे बचना है क्योंकि सबसे पहले बात हो रही है फ्रांस में। फ्रांस में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रांस में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन 26, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्योंकि 1857 में जब रिवोल्ट हुआ तो उसके बाद 1858 में आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, अगर आपको याद होगा, बड़े बेहतरीन तरीके से हमने पढ़े थे चीज़ें, तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोलिए सर कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। पहली बात बोली गई ब्रिटिश क्राउन सॉवरेनिटी ओवर इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी अज्यूम्ड फ्रॉम द, इस एक्ट के माध्यम से। दूसरी बात बोली गई है जो आपके पास ब्रिटिश पार्लियामेंट है एनेक्टेड द फर्स्ट स्टैट्यूट ऑफ फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश। नंबर थर्ड, दिस एक्ट वाज डोमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल विदाउट एनी पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। बोलिए सर इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। देखिए सर, पहला जो स्टेटमेंट आ रहा है 1857 के बाद ये लाजमी बनाया गया था, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब 1858 में आ रहा था, इसने प्रोवाइड किया था इंडिया को ताकि गवर्न किया जा सके डायरेक्टली एंड इन द नेम ऑफ क्राउन। जो ऑफिस था आपके पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, वो वेस्ट किया गया था, कंप्लीट अथॉरिटी दी गई थी इसे, और कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया था। दस ही हैज़ नाउ द पॉलिटिकल हेड ऑफ दिस इंडिया, इसके बारे में हमें पता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरे के बारे में बात बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन थोड़ा जो है ये इसके रिलेटेड बात नहीं हो रही है, डेट इज 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 27, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आए तो उसके रिलेटेड कुछ बातें बोली गई हैं। बोलिए सर में से कौन कौन सी बात जो है सही है। पहली बात क्या बोली गई है मेरे दोस्त, द एक्ट इंट्रोड्यूस ए ग्रेन अ पॉपुलर एलिमेंट बाय द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स गवर्नर जनरल काउंसिल। दूसरी बात बोली गई है द मेंबर्स थे इन्हें नॉमिनेट किया गया था एंड देयर फंक्शन वायर कन्फाइनेड एक्सक्लूसिवली टू कंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रपोजल प्लेस्ड बिफोर इट बाय द गवर्नर जनरल। नंबर थर्ड बात कि गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव द इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर्स। कौन कौन सी बात सर इसमें सही है। अगर आपको बेहतर तरीके से पढ़ा होगा आपने एक एक्ट, तो जो पहली बात बोली गई है, इसने इंट्रोड्यूस किया था ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट्स बाय नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, ये बात बिल्कुल सही है सर। दूसरी बात देखेंगे, मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था, उनकी फंक्शन जो थे उनको कन्फाइन किया गया था एक्सक्लूसिवली टू कंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स प्लेस बिफोर इट बाय द गवर्नर जनरल, ये बात भी सही है। लेकिन जो थर्ड बात है कि गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव द इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर, ये बात बिल्कुल गलत है। तो पहला और दूसरा इसके बारे में बात सही है। जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल था गवर्नर जनरल का, इसे ऐड किया गया था 5th फाइनेंस मेंबर के तौर पर। ठीक है जी, अगर आपको याद हो गए, ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चन 28 आपके स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पावर टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। दिए गए कुछ स्टेटमेंट हैं, आपने बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सही है। पहली बात क्या बोली गई है सर, पहली बात बोली इट फॉलोज आउटसाइड स्कोप ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट।
दूसरी बात क्या बोली गई है, इट कैन बी एक्सरसाइज बाय द पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नंबर थर्ड, इट फॉलोज विद द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 और 3 को आप कैंसिल आउट करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सिर्फ बच रहा है, डैट इज ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे, उन्होंने कहा था कि कोई भी लॉ मेड जो पार्लियामेंट के माध्यम से बनाया जा सकता है, अगर वो इनकंसिस्टेंट लगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ से, इसको पावर है ताकि डिक्लेयर कर सके लॉ टू बी इनवैलिड। इसलिए हम कह सकते हैं ताकि प्रिजर्व किया जा सके आइडियाज़ और फिलॉसफी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हमें बोली थी, लेड डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इस डॉक्ट्राइन के माध्यम से जो पार्लियामेंट है कैन नॉट डिस्ट्रॉय और अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन। ठीक है जी, इट फॉलोज आउटसाइड स्कोप ऑफ वर्निंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर पहला जो है आप मानेंगे सही। द पार्लियामेंट इन इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ, जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें क्या क्या है, क्या लोकसभा और राज्यसभा? सर ये तो बिल्कुल बच्चों की चीज़ है, लोकसभा हमने देखा है सर, राज्यसभा हमने देखा है। ठीक है जी, यही दो को हम टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, एग्जामिनेशन जब आपके पास आंसर की आएगी वहाँ आपको क्या मिलेगा सर, -0.25 मिलेंगे। आप बोलेंगे सर हमने तो यही 2 चीज़ें पढ़ी थी। हाँ, 2 चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन आप मानिए ना मानिए जो क्या प्रेसिडेंट है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर आपके इंडिया में देखने को मिलता है, जिसमें आपके पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं और 2 हाउसेस होते हैं। कौन कौन से सर? राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। राज्यसभा को आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहेंगे, लोकसभा को आप हाउस ऑफ पीपल्स कहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या मानेंगे? ए नहीं मानेंगे सर, सी मानेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है जी। ऑन विच आर फॉलोइंग डेट इज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। अब आपको बताना है कि नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कब किया गया था। 22 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, 22 जुलाई 1947 में, 22 जुलाई 1948 में। पहली बात आप याद कैसे रखेंगे, मेरे तो जब भी फ्लैग की बात आएगी तो आज़ादी से पहले हमने रखा है। आज़ादी 1950 कैंसिल आउट, 1950 कैंसिल आउट, 1948 कैंसिल आउट, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। इस ऐसे भी आपके पास ऑप्शन में आ जा सकते हैं। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो है इसको अडॉप्ट किया गया था, जो कि प्रेजेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलता है 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को। 3 जो इंपॉर्टेंट कलर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं, एक तो सैफरान हो गया, दूसरा आपके पास वाइट हो गया, तीसरा आपके पास ग्रीन हो गया। ये सर अलग अलग चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं। जैसे सैफरान की बात करेंगे तो आपके पास ये कोरेज को दर्शाता है, ये आपके पास सेक्रीफाइस को दर्शाता है। वाइट के बारे में बात करेंगे तो ये आपके पास ऑनेस्टी को दर्शाता है, ये आपके पास पीस को दर्शाता है, ये आपके पास प्योरिटी को दर्शाता है। ग्रीन के बारे में बात करेंगे तो आपके पास जो फेथ है जो उसको दर्शाता है सर आपके पास। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगली आने वाली क्लास में इस सीरीज में और बेहतरीन कंसेप्ट और बेहतरीन टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि विद हेल्प ऑफ दीज एमसीक्यूज पूरे का पूरा जो आपका इंडियन पॉलिटी है वो आपके पास क्लियर हो जाए। उम्मीद करेंगे कि अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।